अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू विल बी फाइन। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर की प्रिपरेशन ऑफर कर रहे हैं और आज से जो हम सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आज हम 1 से लेके 50 तक जो आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जिस तरह से हमने एक्ट पढ़े थे ना, एक्ट में सेक्शंस होते हैं, इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल्स होते हैं। ये एक मेन डिफरेंस तो ये है। दूसरी बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल या और जो आपके एक्ट्स होते हैं उनके अंदर फर्क क्या है, ये भी बच्चों का सवाल था। तो मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बाकायदा तौर पे स्टार्ट करेंगे। बच्चों, सवाल मामला ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, वो एक बाउंड्री प्रोवाइड करता है। जैसे ये एक बाउंड्री है, दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे जो है वो एक्ट बना सकते हैं, बट इस बाउंड्री के अंदर रहते हुए। सही है, इस बाउंड्री के अंदर रहते हुए, यानी आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की, इस फ्रेमवर्क की बाउंड्री के बाहर हो। मिसाल के तौर पे जैसे कि एक आर्टिकल है वो ये इस चीज की फ्रीडम देता है कि लोगों को जो है वो मजहबी आजादी है। ठीक है, लोग जो है वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है वो आजादाना तौर पर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक्ट ऐसा बने और जिसके अंदर लोगों की जो है वो अजान देने पर, नमाज पढ़ने पर, तबलीग करने पर या किसी और रिलीजन के ऊपर कोई पाबंदी लगाई जाए, तो इसका मतलब है कि वो एक्ट जो है वो क्या कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है, इसकी वायलेशन, इसकी बाउंड्रीज जो है उसको क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब है कि दैट विल बी इनकंसिस्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी एक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो इसके मुताबिक बनेंगे। इसके बाद फिर होते हैं रूल। सबसे ऊपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद होते हैं एक्ट और इसके बाद होते हैं रूल्स। जैसे आपने पीरा रूल्स पढ़े हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह वगैरह। तो आई होप कि आपको जो है वो समझ आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक्ट क्या है, रूल्स क्या है। तो शुरू करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। जैसा कि पास्ड बाय द नेशनल असेंबली, इसको पास कब किया नेशनल असेंबली ने, ये 10 अप्रैल 1973, 10 अप्रैल 1973 को। और साइंड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने कब साइन किया, 12 अप्रैल को, यानी 2 दिन के बाद जो है वो प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिया। लेकिन ये इन्फोर्स जो है वो 14 अगस्त को होता है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने इसका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन, ठीक है, इसका जो लेटर निकाला वो कब निकाला, वो 14 अगस्त 1973 को निकाला। ठीक है, बिकॉज सारी बात है, एक हिस्टोरिकल डे था, एक हिस्टोरिकल इवेंट था, तो उन्होंने कहा कि किसी बड़े मुबारक दिन के ऊपर होना चाहिए। तो 14 अगस्त 1973 को जो है वो उन्होंने क्या किया, इसको नोटिफाई किया और ये इन्फोर्स हो गया पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब जी इसके आर्टिकल्स कितने हैं जी, आर्टिकल 280 है टोटल। ठीक है, ये आपको सवाल पूछा जा सकता है। पार्ट्स कितने हैं इसके, 12 हैं, और शेड्यूल कितने हैं, 5 हैं। तो ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको पता होनी चाहिए इसको स्टार्ट करने से पहले। और इसके अलावा अगर कोई बच्चे जो हैं वो नोट्स हमारे ये लेना चाह रहे हैं और इस सेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हमारे टेस्ट सेशन को, उसमें डेली टेस्ट होंगे तकरीबन 20 तारीख से लेके कुछ तकरीबन 5 तारीख तक वो चलेगा। ठीक है, 20 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक वो चलेगा। तो अगर बच्चे इसको कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी एडमिन के इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। और जहां तक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, तो बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मैं आपको नोट से पढ़ाऊंगा। उसकी वजह यह है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो हमने ये किया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है कि अगर आप उसको पढ़ना शुरू कर दें तो कम से कम जो है वो 20-25 दिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए चाहिए। तो हमने आपकी मुश्किल आसान करने के लिए ये किया कि हमने इसके नोट्स बना दिए हैं। तो इट वाज अ टाइम टेकिंग एंड लेंथी प्रोसेस, लेकिन वी डिड इट, हमने कर दिया है। और इंशाल्लाह जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आएगा और क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह इस नोट से बाहर नहीं जा सकता। तो आर्टिकल 1 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है, द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। टेरिटरी का मतलब होता है उसकी बाउंड्रीज। तो इसमें वो क्या बता रहा है कि पाकिस्तान क्या है, फेडरल रिपब्लिक कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उसने कहा कि पाकिस्तान का नाम क्या होगा, उसका नाम होगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। टेरिटरीज कितनी होंगी जी, उसमें 4 प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, केपीके और बलोचिस्तान। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरीज है। एंड एरियाज ज्वाइनिंग लेटर, यानी एरियाज ज्वाइनिंग लेटर कौन कौन से, यानी कि जीबी और एजे के, आजाद जम्मू, ठीक है, आजाद जम्मू कश्मीर। तो ये जो है वो हमारी टेरिटरीज हैं। इसका मतलब है हमारी टोटल 7 टेरिटरीज बनती हैं। इसमें 4 प्रोविंसेस हैं, एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है और 2 जो हैं इनको कहा जाता है सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी सॉरी। तो ये था जी हमारा आर्टिकल 1। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 1 जो है वो किससे रिलेटेड है, या ये भी पूछा जा सकता है कि रिपब्लिक और उसकी टेरिटरीज जो है वो किस आर्टिकल में लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल से रिलेटेड सवाल आएंगे, पीरा एक्ट में आर्टिकल से रिलेटेड सवाल आएंगे, पीरा रूल्स में भी रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। वो पूछेंगे ये कौन सा रूल है, रूल नंबर भी पूछेंगे। बाकियों के अंदर आप याद ना करें, लेकिन इन तीनों चीजों के अंदर जो है वो लाजमी याद करें। उसके बाद आर्टिकल 2 की बात करते हैं। स्टेट रिलीजन क्या है, ये आर्टिकल 2 में लिख दिया कि हमारा जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम है। ये भी 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। आर्टिकल 2A क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। वो कहता है कि जी
आर्टिकल 2A के तहत हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया। असल में ये एक अमेंडमेंट की गई थी, ये थी एट्थ अमेंडमेंट। कौन सी थी? एट्थ अमेंडमेंट, आठवीं तरमीम, और 1985 में की गई थी। किसके दौर में? जियाउल हक के दौर में। जिसके तहत क्या किया गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, करारदाद मकासद को आइन का हिस्सा बना दिया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई है? 12 मार्च 1949। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और इसको आइन का हिस्सा कब बनाया गया? 1985 में, थ्रू एट्थ अमेंडमेंट, आठवीं तरमीम के तहत। और अब तक आइन में टोटल कितनी तरमीम हो चुकी हैं, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो टोटल जो है वो 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं अब तक। इसके बाद चलते हैं जी आर्टिकल 3 के ऊपर। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 इज अबाउट एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ठीक है? यानी ऐसे किसी से काम ले लें और उसको पैसे ना दे, किसी से चीज ले लें उसको पैसे ना दे, एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता, ठीक है? स्टेट मस्ट एंड एक्सप्लॉइटेशन, इकोनॉमिक है या सोशल है, आप नहीं कर सकते, ठीक है? सोशली एक्सप्लॉइट भी नहीं कर सकते, यानी किसी को जो है वो आप बेइज्जत नहीं कर सकते, किसी की जो इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं कर सकते। तो ना सोशल एक्सप्लॉइटेशन हो सकती है, ना इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो सकती है। एवरीवन मस्ट बी कॉम्पनसेटेड अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड वर्क। जिसका जितना अच्छा काम है उसके मुताबिक जो है उसको कॉम्पनसेशन, उसका मुआवजा, कॉम्पनसेशन का मतलब क्या है? मुआवजा मिलना चाहिए। आर्टिकल 4 क्या कहता है? अब देखें, यही आर्टिकल अगर हम 3 आर्टिकल जो है वो वहां से पढ़ रहे होते ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, तो शायद जो है वो आज हम मैक्सिमम जो है वो 10 आर्टिकल पढ़ पाते। लेकिन आज जो है वो हमारा ये प्लान है कि 1 से लेके 50 तक हमने आर्टिकल कवर करने हैं। और इसके अंदर हमने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जिससे कोई ऐसा क्वेश्चन बन सकता हो जो इसमें कवर ना किया गया हो। तो ये आपको इसको अंडरस्टैंड करने में, पढ़ने में भी बहुत आसानी होगी। उसके बाद आर्टिकल 4 क्या कहता है? राइट टू लॉ। एवरीवन हैज अ राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हर किसी के पास ये राइट है कि वो लॉ जो है उसको प्रोटेक्ट करे। नो एक्शन अगेंस्ट लॉ, ठीक है? कि लॉ का, उसके खिलाफ जो है वो किसी किस्म का कोई लीगल एक्शन ना लिया जाए, और लॉ जो है वो उसको प्रोटेक्ट करे। नो पर्सन शैल बी स्टॉप्ड फ्रॉम व्हाट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगर व्हाट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, किसी शख्स को आप ऐसे काम से नहीं रोक सकते जिसमें कानून ने नहीं रोका। मिसाल के तौर पे किसी शख्स ने एक शॉप बनाई है, तो आप उसको रोक नहीं सकते, बिकॉज कानून जो है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देता है कि आप कारोबार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। इसी तरह नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू डू व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। मिसाल के तौर पे अगर एक चीज जो है वो कानून के अंदर नहीं बताई गई, ठीक है, कानून में जो है वो उसको प्रोहिबिट कर दिया, उस पर पाबंदी लगा दी है, तो वो आपको कोई इस पे, उसको करने के ऊपर आपको मजबूर नहीं कर सकता। तो ये क्या है? ये राइट टू लॉ है। लॉ के ऊपर जो है वो आपका ये वाला राइट जो है वो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन ने महफूज कर दिया है। आर्टिकल 5 क्या है? लॉयल्टी के मुतालिक है। लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। हर सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो स्टेट के साथ लॉयल रहेगा, ठीक है? ये भी जो है वो सवाल पूछा जा सकता है कि लॉयल्टी जो है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 5 है ये। अच्छा भाई, वेयर एवर ही मे बी एवरी पर्सन फॉर द, और एवरी पर्सन फॉर द टाइम बीइंग इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में कहीं भी है, या भी फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तानी है, यानी इसका मतलब है कि वो बाहर से कहीं से आया है, इसका मतलब है कि वो पाकिस्तानी है या फिर फॉरनर है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में मौजूद है ना, तो पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी जरूरी है। इसका मतलब यह है कि कोई बाहर से आके पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो यहाँ पे एक्ट नहीं कर सकता, कोई तखरीबकारी नहीं कर सकता, कोई इस तरह का काम नहीं कर सकता। आर्टिकल 6 क्या है बच्चों? हाई ट्रीजन के मुतालिक है। हाई ट्रीजन का क्या मतलब होता है? इसको कहते हैं संगीन गद्दारी। ट्रीजन मतलब गद्दारी, मुल्क के साथ, आइन के साथ। हाई ट्रीजन क्या है? एब्रोगेशन और सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? एब्रोगेशन, आइन को मुअत्तल कर देना, ठीक है, सस्पेंड कर देना। इसको, ये क्या है? ये हाई ट्रीजन है, ये संगीन गद्दारी के जो है वो जुमरे में आता है, और ये पनिशेबल है। पर्सन एडिंग और अबेटिंग शैल आल्सो बी लाइकवाइज गिल्टी। अगर कोई शख्स जो है वो मदद कर रहा है इस काम में किसी की, मिसाल के तौर पे किसी किसी जर्नल ने जो है वो आइन को मुअत्तल कर दिया और मार्शल लॉ लगा दिया, और कोई शख्स उसकी मदद कर रहा है, तो वो भी इसी तरह से, एग्जैक्टली इसी तरह से गिल्टी है। ये आर्टिकल 6 कह रहा है, ये बहुत अहम है, इसमें से सवाल लाजमी आएगा। हाई ट्रीजन शैल नॉट बी वैलिडेटेड बाय कोर्ट। इसको कोई भी कोर्ट वैलिडेट नहीं कर सकती। यानी अगर किसी ने मार्शल लॉ लगाया है, ठीक है, अगर किसी ने कू किया है, किसको COUP कू कहते हैं, ठीक है, मार्शल लॉ भी कहते हैं, अगर किसी ने इस तरह का कोई काम किया है, तो उसको कोर्ट वैलिडेट नहीं कर सकती। कोर्ट ये नहीं कह सकती कि इसने ठीक किया है, ठीक है, हम जो है वो इसके ऊपर मोहर लगाते हैं, ऐसा नहीं कर सकती। पार्लियामेंट शेल मेक लॉज रिगार्डिंग पनिशमेंट ऑफ हाई ट्रीजन। उसने कहा कि पार्लियामेंट को चाहिए कि वो लॉज बनाए हाई ट्रीजन के ऊपर। तो पार्लियामेंट ने इसके ऊपर जो है वो लॉ ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो कि है डेथ सेंटेंस, ठीक है, सजाए मौत है इसके ऊपर। अगर कोई आइन को तोड़ता है तो उसकी सजा क्या है जी? डेथ सेंटेंस है, सजाए मौत है। आते हैं जी आर्टिकल 7 की तरफ। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट की क्या डेफिनेशन है? इंक्लूड्स फेडरल गवर्नमेंट। कहते हैं जी स्टेट जो है वो क्या होती है? इसमें फेडरल गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट होती है, असेंबलीज होती हैं, और लोकल अथॉरिटीज होती हैं। ये सारी मिलकर क्या बनती है? ये स्टेट बनती है। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल, यानी 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है हमारे पास, हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से मुराद नेशनल असेंबली और सेनेट। उसके बाद असेंबलीज, ठीक है, ये हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज की बात हो रही है।
प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल असेंबली में फर्क यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वहाँ का गवर्नमेंट का सारा सेटअप है, ठीक है, और फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है फेडरल गवर्नमेंट का सारा सेटअप, ये जो ब्यूरोक्रेसी वगैरह है ये सारी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद असेंबलीज हैं एंड लोकल अथॉरिटीज, यानी हमारी जो लोकल बॉडीज हैं, ठीक है, जो लोकल अथॉरिटीज के जो भी इलेक्शन वगैरह होते हैं और उसके बाद जो हमारी लोकल बॉडीज बनती हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। और ये सारे मिलके क्या करते हैं, दे कंप्राइज ऑफ स्टेट, ये मिलके क्या बनाते हैं, स्टेट बनाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 8 की, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। कोई भी ऐसे फंडामेंटल राइट, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किए हैं, उनके खिलाफ अगर कोई लॉ बनता है तो वो वॉइड है। वॉइड का मतलब है बेबुनियाद है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बेबुनियाद कंसीडर किया जाएगा। ओनली दैट पर्टिकुलर सेक्शन विल बी वॉइड विच इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अगर एक्ट के अंदर, पूरे एक्ट के अंदर जो है वो कोई एक या दो सेक्शन ऐसे हैं, हम कहते हैं कि सेक्शन नंबर 50 है, सेक्शन नंबर 55 है, तो इनको नल एंड वॉइड करा दिया जाएगा, पूरे के पूरे एक्ट को नल एंड वॉइड करार नहीं दिया जाएगा। अगर वो काम सही कर रहा है तो दैट्स फाइन। इट इज नॉट अप्लाइड ऑन आर्म्ड फोर्सेज एंड पुलिस, पुलिस और आर्म्ड फोर्सेज वगैरह के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है जब इमरजेंसी लगती है तो वहां पर खत्म कर दिए जाते हैं, उन्हें लोगों के ऊपर, मॉब के ऊपर गोली भी चलाना पड़ती है। नॉट अप्लाइड ऑन लॉज मेंशन्ड इन फर्स्ट स्केड्यूल। अब अगर आप फर्स्ट स्केड्यूल निकाल के देखेंगे उसमें बहुत सारे लॉज जो है वो आ रहे हैं, उनके ऊपर भी जो है वो ये वाला फंडामेंटल राइट्स वाला अप्लाई नहीं होता, तो आपने फर्स्ट स्केड्यूल को निकाल के देख लेना है। उसके बाद है आर्टिकल 9, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, लोगों की सिक्योरिटी के बारे में है। नो डेप्रिविएशन ऑफ लाइफ लिबर्टी एक्सेप्ट बाय लॉ। कहते हैं जी आप किसी शख्स को भी उसकी जिंदगी से या उसकी आजादी से महरूम नहीं कर सकते। जिंदगी से महरूम करने का मतलब ये है कि आप उसको कत्ल नहीं कर सकते। आजादी से महरूम करने का मतलब क्या है कि आप उसको जो है वो अगवा करके कहीं बंद नहीं कर सकते, उसको अपना गुलाम नहीं बना सकते, ठीक है, उससे जो है वो आप बेगार नहीं ले सकते, यानी फ्री की उजरत नहीं, वो जो काम है वो नहीं ले सकते बगैर उजरत के। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, किस चीज को, लाइफ को, ठीक है, जिंदगी को, और लिबर्टी यानी फ्रीडम को, आजादी। तो आर्टिकल 9A है, उसके बाद राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। ये भी हर सिटीजन का राइट है कि उसको क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट मिले जिसके अंदर वो जिंदगी गुजारे, ठीक है। तो ये क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया हुआ है कि ये हमारा राइट है, हम सबका राइट है। इसके बाद है जी आर्टिकल 10, सेफ गार्ड अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन। अगर किसी को कोई अरेस्ट कर लिया जाता है या डिटेन कर लिया जाता है किसी इदारे की तरफ से, तो उसके लिए आइन के अंदर क्या सेफ गार्ड है, क्या प्रोटेक्शन है। पहला तो ये है कि मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के अंदर के सामने लाजमी पेश किया जाए, ताकि ये पता लग जाए कि ये इनके पास मौजूद है। कोई भी ऐसी डिटेंशन या अरेस्ट नहीं किया जा सकता जिसने बंदे को उठा के कहीं गायब कर दें और उसके बाद उसका पता ही ना हो कि उसको किसने उठाया। इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये है किसी शख्स को सिर्फ इसलिए जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है कि ये शख्स जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि किसी लड़ाई झगड़े का बाइस बने। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि मुहर्रम मुल हराम के महीने में अक्सर जो उलमा हैं, ठीक है, उनको पहले नजरबंद कर दिया जाता था। नजरबंद ये क्या होती है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है, बिकॉज उनकी वजह से उनको ये खतरा होता है कि उनकी वजह से अमनो अमान का मसला बन सकता है, सही है, तो इसलिए क्या किया जाता है, उनको नजरबंद कर दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 3 एमपीओ के तहत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को आजकल उन्होंने पकड़ा हुआ है। तो ये भी क्या है, ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन है। 3 एमपीओ का मतलब है 3 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर नंबर 3 है। इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेंशन विदाउट ट्रायल बेस्ड ऑन सस्पिशन, ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो विदाउट ट्रायल की होती है और सस्पिशन की बेस पे होती है, कर सकते हैं। अलाउड ओनली फॉर सिक्योरिटी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, पब्लिक ऑर्डर, असेंशियल सर्विसेज, ठीक है, इन चीजों के लिए जो है इसको, जो मोहम्मद अली मिर्जा को पकड़ा है वो पब्लिक ऑर्डर के लिए पकड़ा है कि कहीं मौलवी हजरात जो है इसको कत्ल ना कर दें, या आपस में इसके और उसके जो इनके जो आपस में एक दूसरे के मानने वाले हैं, इनके जो अकीदतमंद है, वो आपस में कहीं लड़ना पड़े और उसकी वजह से अमन अमान का मसला ना हो, इसलिए क्या किया है, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख लिया। फिर बाद में FIR हुई है, लेकिन शुरू में जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन थी। मैक्सिमम 3 मंथ्स विदाउट रिव्यू, 3 महीने तक विदाउट रिव्यू जो है वो रखा जा सकता है। फिर एवरी 3 मंथ जो है वो इसको रिव्यू किया जाता है कि भाई इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना ठीक है या फिर इसको निकाल दें। उसके बाद है जी रिव्यू बोर्ड मस्ट रिव्यू एवरी 3 मंथ्स इफ डिटेंशन कंटिन्यूज। तो इसका एक रिव्यू बोर्ड बनता है, सही है, तो वो हर 3 महीने के बाद ये रिव्यू करता है कि मजीद इसको जो है वो डिटेंशन में रखना जरूरी है या हालात अब नॉर्मल हो गए और इसको हम रिलीज कर दें। उसके बाद है कि राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। कहते हैं ये हर शख्स का राइट है कि उसका फेयर ट्रायल हो। तो फेयर ट्रायल का मतलब क्या है, फेयर ट्रायल का मतलब ये होता है कि अदालत में उसका मुकदमा चले फ्रीली। ये नहीं है कि बाहर 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 स्टेट ने पकड़ा और उसको कत्ल कर दिया, ठीक है, यहाँ उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा तशद्दुद हुआ और उसकी डेथ हो गई।
उसको अदालत में पेश किया जाए, मुकदमा चलाया जाए, उसकी तरफ से भी वकील हो, दूसरे की तरफ से भी वकील हो, उसको सफाई का पूरा मौका दिया जाए और उसकी बेस पे डिसाइड किया जाए जो भी जो है वो सच है या झूठ है। तो दिस इज राइट ऑफ टू फेयर ट्रायल, ये तमाम लोगों को जो है वो दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 11 है, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड लेबर अंडर 14 ईयर्स बैंड। देखें जी, स्लेवरी जो है, गुलामी जो है वो तो खत्म हो गई है, ठीक है, उसके ऊपर भी जो है वो यहाँ पे पाबंदी है। फोर्स लेबर नहीं ली जा सकती, किसी से जबरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता। चाइल्ड लेबर नहीं ली जा सकती, यानी कि 14 ईयर तक के जो बच्चे हैं या उनसे छोटे बच्चे हैं उनसे काम नहीं लिया जा सकता। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, ये सवाल आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यू के अंदर आपका, कि 14 ईयर या उससे कम बच्चा जो है उससे उसको ऐसी हैजर्डस इंप्लॉयमेंट, फैक्ट्री वगैरह में, माइन में, यानी कान कुनी के अंदर जो है वो नहीं लगाया जा सकता। वैसे भी अगर किसी दुकान पे भी 14 साल या उससे कम उम्र का बच्चा जो है वो अगर काम कर रहा हो तो अक्सर लेबर डिपार्टमेंट वाले आके उनको फाइन कर देते हैं, सही है। तो ये क्या है, ये चाइल्ड लेबर है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 12, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कानून आज बन रहा है, आज क्या तारीख है, 19 सितंबर, ठीक है, और तो ये उस काम के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता जो कि 1 सितंबर को हुआ, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि 1 सितंबर को जो है वो वेप, वो जो ई सिगरेट होती है उसके ऊपर पाबंदी नहीं थी, ठीक है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं थी, यानी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन 19 सितंबर को क्या होता है, उसके ऊपर पाबंदी लग जाती है, सही है, वो रिस्ट्रिक्शन लग जाती है वेप के ऊपर 19 सितंबर को। तो अब एक शख्स ने जो है, जिसने 1 सितंबर को वेप इस्तेमाल किया है, 19 सितंबर को जो ये कानून इंप्लीमेंट हुआ, उसकी बेस पे इस बंदे को, जो जिसने यकम को ये इस्तेमाल किया था, उसको सजा दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। इसी को कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव। तो जो कानून है वो प्रोस्पेक्टिवली चलता है, यानी कि 19 सितंबर और उससे ऑनवर्ड 20, 21, 22, ठीक है, पिछले दिनों के ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। पिछले जो साल गुजर गए, दिन गुजर गए, उनके ऊपर ये लागू नहीं हो सकता, आगे अगले आने वाले दिनों के ऊपर लागू होगा। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब है पिछले आने वाले दिनों पर, और प्रोस्पेक्टिव का मतलब है अगले आने वाले दिनों पर। तो लॉ जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव होती है, ठीक है, अगले आने वाले दिनों पर होती है, ना कि पिछले गुजरे हुए दिनों के ऊपर। इसके बाद है जी हमारे पास आर्टिकल नंबर 13, नो डबल पनिशमेंट और सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन और डबल पनिशमेंट, यानी डबल पनिशमेंट का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है उसको उम्र कैद की सजा होती है, और साथ में ये नहीं कहा जाता कि जब कि दूसरी अदालत जो है वो उसको सजा दे दे कि जब ये उम्र कैद इसकी खत्म होगी तो उसके बाद, यानी कि वो 15-20 साल का जो अरसा जो खत्म होगा तो उसके बाद इसको सजाए मौत दे दी जाएगी, ठीक है। उम्र कैद जो है वो हमेशा उम्र के लिए नहीं होती कि जब तक वो बंदा मर ना जाए, बल्कि ये कुछ 15 साल का जो है वो अरसा होता है, ठीक है, ये आपके आप लोगों के नॉलेज के लिए। और उसके बाद ये नहीं कहा जा सकता, दूसरी जो है वो कोर्ट भी उसको सजा सुना देगी, जी इसको सजाए मौत हम दे रहे हैं, तो जब ये पहली कोर्ट की, यानी कि एक कोर्ट की सजा जो है वो पूरी कर लेगा तो उसके बाद फिर हम इसको सजाए मौत दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सिंगल पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, और सिंगल टाइम में ही मिलेगी जो भी होगी। डबल पनिशमेंट एक जुर्म के लिए नहीं दी जा सकती। उसके बाद आ जाता है जी, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक एक ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती। शैल नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये है, किसी शख्स को आप उसकी अपनी जात के खिलाफ जो है वो गवाह बनाकर पेश नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे कोई केस था, उसमें कोई गवाह नहीं था, तो पुलिस वालों ने जो है वो मुजरम को इतना मारा या मुलजम को इतना मारा कि उसे कहा कि कोर्ट में पेश कर दिया कि सर ये खुद अपने खिलाफ गवाही देगा, ये बताएगा कि जी इसने ही वाकई ये काम किया। तो कोर्ट ऐसी गवाही को तस्लीम नहीं करेगी, बिकॉज कोर्ट कहती है कि जो गवाह है वो क्या होना चाहिए, अनबाइज्ड होना चाहिए, ठीक है, वो दोनों पार्टी से हट के कोई होना चाहिए। तो आप जो बंदा मुलजम है, जिसपे इल्जाम है, उसी को जो है वो आप गवाह बना के ले आए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हो सकती। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या है, विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, अपने ही खिलाफ गवाही देना। अच्छा भाई, इसके बाद आर्टिकल 14 है, डिग्निटी ऑफ अ मैन एंड प्राइवेसी ऑफ होम इनवायलेबल, ठीक है, डिग्निटी ऑफ अ मैन एंड प्राइवेसी ऑफ होम इनवायलेबल। इनवायलेबल का मतलब होता है नाकाबले मनसूख, नाकाबले मनसूख, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, तनसीख नहीं हो सकती जिसकी। कहता है डिग्निटी ऑफ मैन, इंसान की जो इज्जत है, और उसके घर की जो प्राइवेसी है, जिसको चादर और चार दीवारी का तकद्दुस कहते हैं, वो क्या है, वो नकाबले मंसूख है। कोई शख्स जो है वो ये नहीं कह सकता कि आज से जो है ना इस शख्स की जो इज्जत है वो जो है वो कोई भी आके इसकी बेइज्जती कर सकता है, कोई भी आके इसको थप्पड़ लगा सकता है। तो इस तरह का कोई लॉ जो है वो पास नहीं हो सकता। इसी तरह से किसी का चादर और चारदीवारी जो है, जो घर है, वो एक प्राइवेट प्लेस है, ठीक है, तो उसको जो है वो पब्लिक प्लेस की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। डिग्निटी ऑफ अ मैन एंड प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल, यानी नाकाबले मंसूख है, कोई भी कानून जो है वो इसको
मनसूख नहीं कर सकता। ये राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 15 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। एवरी सिटीजन इज फ्री टू मूव और रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कहीं भी जा सकता है, जैसे आप घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं, कहीं भी जाके रह सकता है, कहीं भी जाके कारोबार कर सकता है कोई भी शख्स। However, restriction may impose subject to the reasonable justification in public interest। लेकिन कुछ लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। ये कौन से लोग होते हैं? ये आदि मुजरम होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? आदि मुजरम। इनको ये कहा जाता है कि आपने अपना शहर नहीं छोड़ना, और इनको पाबंद किया जाता है कि आपने हर 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद या 1 मंथ के बाद आपने थाने आना है और यहाँ पर आके अपनी हाजिरी लगानी है। ठीक है, तो ये शेड्यूल 4 के जो है वो बंदे होते हैं आमतौर पे, यानी आदि मुजरम किस्म के बंदे होते हैं। तो इसके अलावा बाकी तमाम लोग जो है वो कहीं भी जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। तो आर्टिकल 15 जो है वो इनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है। अब बात करते हैं जी आर्टिकल 16 की, फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली का क्या मतलब है? असेंबली का मतलब होता है इकट्ठे होना, गैदरिंग। जैसे आपकी असेंबली होती थी ना मॉर्निंग में, उसी तरह से पीसफुल असेंबली और गैदरिंग इज अलाउड। पीसफुली आप इकट्ठे हो सकते हैं, पीसफुल एहतजाज कर सकते हैं, प्ले कार्ड वगैरह उठा लें, ठीक है, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। हाउ एवर रिस्ट्रिक्शन में इम्पोज सब्जेक्ट टू द रीजनेबल जस्टिफिकेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन बात उस पे के ऊपर क्या किया जाता है? रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज की जा सकती है। आपको याद होगा कि दफा 144 नाफिज कर दी जाती है। इसका मतलब ये है कि ये जो असेंबली है इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है कि आप जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकते। 5 या 4 लोगों का होता है मैक्सिमम, उसमें के 4 या 5 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे अगर कहीं पे होते हैं, गैदरिंग होती है, तो उसको वो सारों को गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है, और आमतौर पे ये कब होता है? जब इस तरह के कोई वाकयात होते हैं, मुहर्रम का महीना होता है या कोई और मामला होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है? दफा 144 नाफिज कर दी जाती है। आर्टिकल 17 देखें जी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पॉलिटिकल पार्टी। एसोसिएशन बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, उसके मेंबर बन सकते हैं, ये इसमें बताया जाएगा। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू मेक एसोसिएशन। कोई भी शख्स जो है वो एसोसिएशन बना सकता है। एसोसिएशन आपने देखा होगा, जैसे करियाना एसोसिएशन होती है, करियाना, ठीक है, इसी तरह से मिल्क एसोसिएशन वाले होते हैं, या कोई भी और एसोसिएशन है, वो मिलकर अपनी एक तंजीम, एक जमात बना लेते हैं। तो इस तरह की एसोसिएशन बना सकते हैं। ठीक है, लॉ जो है वो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। या फिर यूनियन बना सकते हैं, जैसे ट्रेड यूनियंस होती हैं, ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयज की जैसे यूनियन होती है, तो इस तरह की यूनियंस वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, इसकी इजाजत है। टू एनी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू दी, लेकिन लॉ के अंदर जो इसके बारे में रिस्ट्रिक्शंस वगैरह मौजूद हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए अलग से लॉज बनाए गए हैं एसोसिएशंस और यूनियन के बारे में, तो उनके अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनको भी फॉलो करना लाजमी है। एवरी सिटीजन एक्सेप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन मेक एंड और बी अ मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। हर शख्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बना भी सकता है और उसका मेंबर भी बन सकता है, लेकिन कौन नहीं कर सकता ऐसा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन सकता है? नहीं। क्या वो कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है? नहीं। ठीक है, इस तरह की किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर वो हिस्सा नहीं ले सकता। और उसके बाद है जी, इफ पॉलिटिकल पार्टी इज ऑपरेटिंग इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू द सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो कि मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए जो है वो खतरा है, मुल्क की इज्जत के लिए, वकार के लिए, इंटेग्रिटी के लिए खतरा है, तो क्या होगा? गवर्नमेंट शैल रेफर द मैटर विद इन 15 डेज टू द सुप्रीम कोर्ट। गवर्नमेंट जो है वो रेफर कर देगी मैटर को सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट उस पर फाइनल डिसीजन दे देगी, या उसको वो जो है वो बिल्कुल बरी कर देगी, या फिर उनको खत्म कर देगी, यानी उस पर पाबंदी लगा देगी। ठीक है, तो ये 15 दिन आपने याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। सोर्स ऑफ फंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी शुड बी अकाउंट फॉर। कहते हैं जो सोर्स ऑफ फंड्स है ना, जहां जहां से पैसे आ रहे हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, वो आपने उसको लाजमी उसका रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि पता लगे कि दुश्मन मुल्क से जो है वो उनको पैसे मिल रहे हैं और वो उनके उनसे पैसे लेके मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करें। तो फॉरेन फंडिंग जो है उसका केस अगर आपको याद हो पीटीआई का, तो वो इसी बेस पे था। अच्छा भाई, इसके बाद आर्टिकल 18 देखें, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसने कहा है देयर इज अ फ्रीडम, हर शख्स को जो है वो आजादी है टू इंटर इनटू लॉफुल प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन। अच्छा, प्रोफेशन क्या होते हैं? प्रोफेशन होते हैं जैसे डॉक्टर, ठीक है, वकील, ये क्या होते हैं? ये प्रोफेशन होते हैं, इनको प्रोफेशनल्स कहा जाता है। उसके बाद ऑक्यूपेशंस होते हैं। सही है, ये ऑक्यूपेशंस जो हैं ये क्या होते हैं? ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा, जैसे कोई बढ़ाई है, जैसे कोई तरखान है, ठीक है, जैसे कोई मोची है, ये सारे क्या है? ये ऑक्यूपेशन। तो ये प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के अंदर फर्क होता है। बट गवर्नमेंट में इम्पोज लाइसेंस रेगुलेशंस ऑफ ट्रेड, लेकिन वो उनके ऊपर लाइसेंस जो है वो लागू कर सकता है कि अगर आप डॉक्टर बनना है आपने, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपने वकील बनना है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपके ऊपर कोई रेगुलेशंस जो है आपकी ट्रेड की वो लाजमी इंप्लीमेंट होंगे। हाउ एवर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे ग्रांट कंप्लीट और पार्शियल एक्सक्लूजन, लेकिन किसी को जो है वो कंप्लीट या पार्शियल एक्सक्लूजन भी दे सकते हैं कि ये जो लोग हैं, मिसाल के तौर पे कहें कि ये जो फ्री लांसर्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो है वो अभी तक किसी किस्म का जो है वो हम चेक एंड बैलेंस नहीं रखना चाहते, तो इसलिए फ्री लांसर्स जो हैं
उनको जो है वो हम उनके लिए कोई लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं है, वो अपना काम करें और मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाएं। उसके बाद आर्टिकल 19 को देखते हैं जी। आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, यानी कि आपको बोलने की आजादी है। आप सोशल मीडिया पे बोल सकते हैं, आप जो है वो खबरों में बोल सकते हैं, आप जो है वो अखबारात में अपने बयान दे सकते हैं, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर भी इम्पोज की हुई है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन जो है या फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसको इंश्योर करता है आर्टिकल 19। ये आपने याद रखना है, ये बहुत फेमस है फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला। गवर्नमेंट में इम्पोज रिस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट टू द इंटेग्रिटी सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट लेकिन फिर भी इनके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है जब वो देखता है कि मुल्क का वकार है, मुल्क की खुद मुख्तारी है, या पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं वो, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीक का जो हक है उसको वो खत्म कर देते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि अल्ताफ हुसैन के बयान देने पर, उसकी तकरीर करने पर जो है वो इस वक्त पाबंदी लगी हुई है। सही है, पाकिस्तान के अंदर ना तो किसी टीवी चैनल पे उसका नाम लिया जा सकता है, ना उसकी उसकी जो स्पीच है उसको नशर किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको सल्व कर लिया गया है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। उसके बाद आर्टिकल 19A है राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, यानी पब्लिक कोई भी काम हो रहा है पब्लिक इंटरेस्ट का, तो उसकी इंफॉर्मेशन हर बंदा जाके ले सकता है। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन इन एनी मैटर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉ। लॉ की रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक जो है को देखते हुए, सामने रखते हुए, हर शख्स जो है कोई पब्लिक इंटरेस्ट का काम हो रहा है तो उसके बारे में जाके इन्फॉर्मेशन ले सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे अभी अगले साल जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ जो है अजला हैं उनके अंदर मेगा सीवरेज प्रोजेक्ट आ रहा है, मेगा सीवरेज। ठीक है, कोई शख्स अगर ये जाता है जाके कि वो जी मुझे इन्फॉर्मेशन दे, उसके बारे में बताएं कि मेगा सीवरेज जो है वो कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो वो जाके इन्फॉर्मेशन जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वगैरह से ले सकता है और वो अपने जो उनका लीगल डिपार्टमेंट है उससे पूछ के कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरह प्रोवाइड कर देते हैं। सही है। उसके बाद आर्टिकल 20 है फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन और मैनेज रिलीजियस सिस्टम। ठीक है जी। तो एवरी पर्सन शैल हैव द राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट हिज रिलीजन। ठीक है, प्रोफेस कर सकता है, ठीक है जी, कबूल कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपेगेट कर सकता है अपने रिलीजन को। जो शख्स जिसका जो रिलीजन है वो उसको क्या कर सकता है, प्रोपेगेट का मतलब ये तबलीग भी कर सकता है, उसके ऊपर अमल भी कर सकता है। ठीक है, तबलीग करने की भी इजाजत दी हुई है भाई। एवरी सेक्ट देयर ऑफ शैल हैव द राइट एस्टैब्लिश मेंटेन एंड मैनेज इट्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अपनी इबादत गाहें वो भी बना सकता है। ठीक है, इबादत के लिए जो है वो कोई, या अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी बना सकता है, कोई दीनी मदरसा भी बना सकता है, कोई दीनी स्कूल भी बना सकता है, कोई इस्लामी यूनिवर्सिटी भी बना सकता है, या किसी और मजहब से रिलेटेड भी यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई जा सकती है। इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हैं, ठीक है, रिलीजन को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कबूल भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। प्रोपेगेट का मतलब क्या है, प्रोपेगेशन यानी उसकी तबलीग भी की जा सकती है। आर्टिकल 21 की तरफ चलते हैं। नो रिलीजियस टैक्स फॉर अदर फेथ्स और रिलीजन। ठीक है कि किसी भी और फेथ से ताल्लुक रखने वाले शख्स के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता, जैसे कि जो है वो पहले होता था। इस्लामिक दौर में जिजिया होता था, यानी नॉन मुस्लिम से एक टैक्स लिया जाता था जिसका नाम था जिजिया। इस तरह का कोई भी टैक्स जो है वो अवेलेबल या इस वक्त लागू नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 22 को देखते हैं, सेफ गार्ड्स अगेंस्ट फोर्स्ड रिलीजियस एजुकेशन। किसी शख्स को जो है वो जबरदस्ती कोई रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जा सकती। आपको पता है कि हमारे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इस्लामियात की जगह पे जो है वो एक और सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। ठीक है, इखलाकियात का सबक पढ़ाया जाता है, यानी उनको इस्लामियात नहीं पढ़ाई जाती बल्कि एथिक्स पढ़ाई जाती है। नो सिटीजन शेल बी फोर्स टू रिसीव रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस टू अटेंड रिलीजियस सेरेमनी। ना तो उसको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यानी रिलीजियस एजुकेशन हासिल करने पर मजबूर किया जाता है। कोई मिसाल के तौर पे कोई ईसाई है और उसको आप हरगिज ये नहीं कह सकते कि जाओ जाके नमाज पढ़ो। टू अटेंड रिलीजियस सेरेमनीज, कोई रिलीजियस सेरेमनी है, मिसाल के तौर पे कहीं पे कोई जलसा है, कोई मिलाद की महफिल है, वहां पे जाने पे आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। टू अटेंड रिलीजियस वर्शिप, या उसको ये नहीं कह सकते कि भाई जाओ जाके जो है वो उमरा करके आओ, अदर देन हिज ओन रिलीजन। हाँ, उसका जो अपना रिलीजन है उसको वो जैसे मर्जी प्रैक्टिस करे, कोई मसला नहीं है। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी कम्युनिटी इन एनी एग्जेम्पशन और कंसेशन। तो वो कहते हैं किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ जो है वो किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती, कि ना ही किसी को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, ना ही किसी को कंसेशन दी जा सकती है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो मुसलमानों के बच्चे हैं उनको 50% स्कॉलरशिप दिया जाएगा और जो क्रिश्चियंस के बच्चे हैं वो फुल फीस पे पढ़ेंगे। इस तरह का भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। सबको जो है वो बराबर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये लॉ जो है वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। आर्टिकल 23 की बात करते हैं, राइट टू एक्वायर होल्ड और डिस्पोज प्रॉपर्टी। एक्वायर का मतलब होता है परचेज करना, ठीक है,
खरीदना। होल्ड का मतलब होता है अपने पास रखना, और डिस्पोज का मतलब होता है सेल कर देना। यानी अगर कोई शख्स जो है प्रॉपर्टी एक्वायर खरीदता है, अपने पास रखता है या उसको सेल कर देता है, तो उसके ऊपर किसी किस्म की कोई मुमानियत नहीं है। लेकिन कानून की जो शर्तें हैं, जारी बात है, जो सेल के ऊपर जो टैक्स होगा, ठीक है, या उसके अलावा जो लीगल जो इंतकाल करवाना है, आपने जमाबंदी निकलवानी है, जो भी करना है, वो सारा कुछ तो लागू होगा। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो उसका लॉ है, उसमें जो तरीकाकार लिखा है, उसके मुताबिक। आर्टिकल 24 देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, कॉम्पनसेशन फॉर एक्विजिशन। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स की जो है वो प्रोटेक्शन है यहाँ पे। कॉम्पनसेशन फॉर एक्विजिशन, अगर किसी ने आपकी जमीन लेनी है तो फिर उसके लिए कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगा। आपकी आपकी जमीन पे कोई जो है वो रोड बननी है, या वहां से कोई मिनरल्स निकल आए, कोई माइंस वहां से निकल आई हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको क्या किया जाएगा, कॉम्पनसेशन दी जाएगी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। किसी शख्स को उसकी प्रॉपर्टी से महरूम नहीं किया जा सकता। कॉम्पनसेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर एनी एक्विजिशन, कॉम्पनसेशन लाजमी प्रोवाइड की जाएगी। प्रॉपर्टी में बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, कब गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी एक्वायर करती है, जब टू प्रिवेंट एनी डेंजर टू लाइफ, प्रॉपर्टी और पब्लिक। यानी आप वो शख्स किसी ऐसी जगह पे रह रहा है जहां पे उसकी जान को खतरा है। मिसाल के तौर पे वो किसी ऐसे इलाके में रह रहा है जहां जमीन का कटाव बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और उसकी जान को खतरा है, कच्चे के इलाके में रह रहा है, वहां से वो खाली करवा सकते हैं, जैसे सैलाब के दिनों में करवा लेते हैं। इसी तरह से अगर वो शख्स जो है वो किसी ऐसी जगह पे रह रहा है, मिसाल के तौर पे एटॉमिक एनर्जी का कोई प्लांट है, और वहां से जो है वो क्या हो रहा है, रेडिएशन का खतरा है, तो उसके आसपास से वो क्या करते हैं, वो जगह है उसको खाली करवा सकते हैं। इसी तरह से इफ एक्वायर्ड बाय अनफेयर मीन्स, अगर किसी शख्स ने कोई जगह धोखे से हासिल किया, उससे भी वो प्रॉपर्टी वापस ले ली जाएगी। एनिमी की प्रॉपर्टी है, मिसाल के तौर पे बॉर्डर एरिया था, ठीक है, वहां पर जो है वो किसी शख्स ने जाके दूसरे मुल्क की जगह पे जाके कब्जा कर लिया, तो इसका मतलब यह है कि वो एक तरह का रिस्क है, कभी भी उसकी वजह से जो है वो हमला हो सकता है, उसके ऊपर भी हमला हो सकता है, बाकी लोगों की जाने भी जा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में उससे प्रॉपर्टी वापस ले ली जाएगी। फॉर लिमिटेड पीरियड इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में लिमिटेड पीरियड के लिए भी जो है वो कोई प्रॉपर्टी ली जा सकती है, आर्जी तौर पर कोई प्रॉपर्टी किसी से लेके वहां मंडी वगैरह जैसे बना लेते हैं लोगों की फसलों वगैरह में। प्रोवाइडिंग एजुकेशन और मेडिकल एड टू सिटीजन, सिटीजन को कोई आपने कोई मेडिकल कॉलेज बनाना है, ठीक है, हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है, या आपने वहां पे कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनानी है, उस पर्पज के लिए भी लैंड एक्वायर की जा सकती है। लोगों को कॉम्पनसेशन दे देते हैं और वो लैंड को जो है वो अपने इस्तेमाल में ले आते हैं। उसके बाद है जी रोड, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इन पर्पजेज के लिए भी क्या किया जा सकता है, लैंड एक्वायर की जा सकती है, लोगों से खरीदी जा सकती है, ली जा सकती है, लेकिन सब्जेक्ट टू द कॉम्पनसेशन, उनको कॉम्पनसेशन या मुआवजा दिया जाएगा। आर्टिकल 25 क्या है, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन बिफोर लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन बिफोर लॉ, लॉ के सामने सारे लोग एक जैसे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है, कोई तासुब नहीं है, सब एक जैसे हैं। सिटीजन और इक्वल बिफोर लॉ, तमाम सिटीजन जो हैं वो लॉ के सामने क्या है भाई, इक्वल हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको जो है वो लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन है। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सारे लोग जो हैं वो एक जैसे हैं, सही है। कॉन्स्टिट्यूशन की नजर से अगर देखा जाए तो तमाम लोग जो हैं उनके राइट्स एक जैसे हैं। उसके बाद है आर्टिकल 25A, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। अब ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को जो है वो ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ये वाला आर्टिकल। वो कहता है कि फ्री, मुफ्त और लाजमी तालीम जो है हर 5 से 16 साल के बच्चे को जो है वो देना जरूरी है, सही है। तो फ्री और कंपलसरी जो एजुकेशन है, आमतौर पर ये एलिमेंट्री एजुकेशन है, यानी 5 साल तक की जो तालीम है बच्चे को वो लाजमी दी जाएगी। ले जी आर्टिकल 26 को देखते हैं, एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी पब्लिक प्लेस पे कोई भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई मोटरवे है तो उस पर नॉन मुस्लिम सफर नहीं कर सकते, या कोई पार्क है उसमें सिर्फ मुस्लिम जा सकते हैं। तो जो पब्लिक प्लेस है वो पब्लिक के लिए, हर बंदा वहां पे जा सकता है। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी रेस, उसकी नस्ल क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसका सेक्स यानी उसका जेंडर क्या है, रेजिडेंस कहाँ का रहने वाला है, या उसकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। इन चीजों की बेस पे या इसके अलावा किसी और चीज की बेस पे किसी शख्स के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि वो किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकता, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि वो कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकता है। आर्टिकल नंबर 27 है, नो डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट सर्विस। इसी तरह से गवर्नमेंट सर्विस में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। किस बेस पे, देखें जी, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस है, ठीक है, नस्ल है, रिलीजन है, कास्ट है, सेक्स यानी जेंडर है, रेजिडेंस ऑफ प्लेस है या बर्थ है। इन सारी चीजों की बेस पे किसी शख्स को सिर्फ महज इसलिए महरूम नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट सर्विस से कि वो किसी खास रिलीजन से उसका ताल्लुक है, या कोई खास कास्ट है उसकी, या किसी खास एरिया का रहने वाला है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 40 years फ्रॉम द कमेंसिंग डे ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पोस्ट मे बी रिजर्व्ड फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू एनी क्लास और एरिया, यानी नॉन मुस्लिम कोटा है। वो कहता है कि 40 साल, ये इस एक्ट के कमेंसमेंट के आगे 40 साल तक जो है वो कोटा जो है वो इम्प्लीमेंट रहेगा। 40 साल तक क्या रहेगा, कोटा इम्प्लीमेंट रहेगा।
टू सिक्योर देयर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आगे फर्दर 40 ईयर्स तक जो है वो कोटाज हैं, चाहे माइनॉरिटी का कोटा है या इंटीरियर सिंध का कोटा है, वो इंटैक्ट रहेंगे। लेकिन अगले ही जो सेक्शन उसमें वो ये भी कह देता है कि गवर्नमेंट जो चाहे किसी एरिया को भी जो है वो उसमें रिलैक्सेशन दे सकती है। फ्यू जॉब्स कैन बी स्पेसिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर जेंडर। ठीक है जी, यानी जेंडर बेस पे भी जो है वो कोटा दिया जा सकता है, आइन में इसकी जो है वो इजाजत मौजूद है। और इसके अलावा एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इम्पोज अ कंडीशन टू स्टे इन प्रोविंस एज क्राइटेरियन फॉर एलिजिबिलिटी। हाँ, गवर्नमेंट ये भी कह सकती है कि ऐसे तमाम लोग जो है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल तक जो है वो इस प्रोविंस के अंदर स्टे किया हुआ है, तो वो लोग जो है वो यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं। ये था जी आर्टिकल नंबर 27, ये डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड था। आर्टिकल 28 देख, आर्टिकल 28 क्या है? सिटीजन कैन प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। कहते हैं सिटीजन जो है वो उनको वो प्रिजर्व कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को, ठीक है, स्क्रिप्ट को। ठीक है, स्क्रिप्ट यानी जिस रस्मुल खत कहते हैं ना, रस्मुल खत, ठहरे दोबारा लिख, ये होता है रस्मुल खत। जैसे जैसे उर्दू का रस्मुल खत है, ठीक है, ये अरबी रस्मुल खत में लिखा जाता है। हिंदी जो है वो देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है या संस्कृत रस्मुल खत में लिखी जाती है, इस तरह से। तो उर्दू का और हिंदी हालांकि मिलती जुलती जुबान है बोलने में, लेकिन उनके रस्मुल खत में डिफरेंस है। ठीक है, हिंदी और तरह से लिखी जाती है, उर्दू और तरह से लिखा जाता है। तो ये स्क्रिप्ट को भी जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व यानी महफूज कर सकते हैं। लैंग्वेज को महफूज करने के बारे में काम कर सकते हैं, कल्चर को अपने को महफूज कर सकते हैं और उसके बारे में इदारे भी बना सकते हैं। इसी मकसद के लिए उर्दू के लिए, पंजाबी के लिए और बाकी जो जुबानें हैं उनके लिए हमने मुख्तलिफ इदारे बनाए हुए हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी या प्रिंसिपल्स टू गाइड स्टेट। ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो है ये ऐसे प्रिंसिपल, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर जो है वो स्टेट को चलाया जाता है। कोई भी ऑर्गन है या कोई भी अथॉरिटी है, ठीक है, कोई भी ऑर्गन से मुराद है कोई डिपार्टमेंट वगैरह है, ठीक है, या कोई अथॉरिटी है स्टेट का, वो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के तहत ही वो चलेगा। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। प्रिंसिपल शैल बी रिगार्डेड एज बीइंग सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसमें जो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी बड़ी जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी किसी इदारे को ये काम दिया गया, ठीक है, कि स्पेस रिसर्च आपने करनी है, लेकिन उसके बाद रिसोर्सेज ही नहीं है, तो वो कैसे करेगा? तो जारी बात है कि सबसे पहले रिसोर्सेज जो है वो बहुत जरूरी हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ हिज फेडरेशन और यानी प्रेसिडेंट की फॉर्म में फेडरेशन और गवर्नर की फॉर्म में जो प्रोविंस है वो क्या करेंगे? शेल कॉज टू बी प्रिपेयर्ड एंड लेड ईच हाउस ऑफ द मजलिस शूरा रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स। वो एक रिपोर्ट बनाएंगे जी, हर साल बनाएंगे या जो भी पीरियड जो है वो डिसाइडेड है उस पर बनाएंगे। ठीक है, रिपोर्ट किसकी होगी? फेडरेशन की रिपोर्ट जो है वो किसके कहने पे बनाई जाएगी? प्रेसिडेंट एडवाइस करेगा, गवर्नर एडवाइस करेगा कि प्रोविंस की रिपोर्ट बनाएं। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है फेडरेशन के लिए, गवर्नर जो है प्रोविंस के लिए। और ये जो रिपोर्ट्स हैं ये पार्लियामेंट के सामने पेश की जाएंगी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं उनके ऊपर हमने किस हद तक अमल किया है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसके ऊपर कितनी हुई भी है या नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें उसके ऊपर देखी जाएंगी, यानी जो भी पब्लिक के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी उसकी रिपोर्ट जो है वो मजलिस शुरा यानी पार्लियामेंट में सबमिट की जाएगी। आर्टिकल 30 देख लेते हैं जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई प्रिंसिपल के, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे। लेकिन स्टेट का क्या मतलब है? स्टेट का मतलब है स्टेट के इदारे। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइडिंग वेदर एनी एक्शन ऑफ एन ऑर्गन और अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी और दैट ऑफ द ऑर्गन और अथॉरिटी। कहता है कि उस प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी को, सॉरी, या प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? उस ऑर्गन के ऊपर है या उस अथॉरिटी के ऊपर है। ऑर्गन से मुराद ये कि कोई इदारा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, जैसे नैब है, सही है, या अथॉरिटी है इस तरह की कोई, जैसे पीरा है या कोई और इस तरह का इदारा है। तो इनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, इनके ऊपर खुद के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज को लाजमी इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कहेंगे कि स्टेट की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। तो ये इनकी अपनी जिम्मेदारी है, स्टेट ने इनको सिर्फ चेक करना है। आर्टिकल 31 देखते हैं, प्रमोशन ऑफ इस्लामिक वेज ऑफ लाइफ। प्रमोशन ऑफ इस्लामिक वेज ऑफ लाइफ, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ जो उसको हम प्रमोट भी करेंगे। कैसे? Steps shall be taken to enable Muslims of Pakistan to order their lives in accordance with the fundamental principles of Islam। कहते हैं कि हम स्टेप्स लेंगे कि लोग जो है वो अपनी जिंदगियां इस्लाम के मुताबिक गुजारें। ऐसे ऐसे स्टेप्स लेंगे जैसे शरिया अदालत बनाई गई है, ठीक है, फेडरल शरीयत कोर्ट जिसको कहते हैं, इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी बनाई गई है, और इसके अलावा रुयत हिलाल कमेटी है, और इसके अलावा बेशुमार जो है वो इदारे बनाए गए हैं जो कि इस चीज को इंश्योर करते हैं कि हम इस्लाम के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को इजीली फॉलो कर सकें और अपने इस मुल्क के अंदर रहते हुए इस्लाम को जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। टू मेक टीचिंग ऑफ होली कुरान एंड इस्लामियात कंपलसरी, होली कुरान और इस्लामियात की जो टीचिंग है उसको हमने कंपलसरी किया हुआ, जैसे आप स्कूलों वगैरह के अंदर है। और उसके बाद टू सिक्योर करेक्ट एंड एग्जैक्ट प्रिंटिंग पब्लिशिंग ऑफ होली कुरान की जो प्रिंटिंग और पब्लिशिंग है उसको हमने इंश्योर किया है
कि एक तो करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, और एग्जैक्ट होनी चाहिए, जो कि जिस हालत में कुरान पाक नाजिल हुआ था। टू सिक्योर द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, अच्छा फिर इसके बाद हमने ये भी करना है कि जो ज़कात है, उशर है, औकाफ है, मस्जिदें हैं, उनका भी जो है वो इंतजाम हमने रखना है। ज़कात का तो आपको पता है ज़कात क्या होती है, उशर जो है वो जरी जमीन के ऊपर होता है, औकाफ जो है वो क्या होता है, औकाफ से मुराद जो है कि हमारे मजहबी मुकामात हैं, ठीक है, मज़ारात वगैरह हैं, और इसके अलावा दरगाहें वगैरह हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो इनके अंडर हैं, हमारी मस्जिदें वगैरह हैं, इन सारों को जो है वो रेगुलेट करने के लिए हमने जो है वो औकाफ डिपार्टमेंट भी बनाया हुआ है, जो कि इन सबको रेगुलेट करता है। तो जी ये जो है प्रमोशन ऑफ इस्लाम है, ठीक है, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को प्रमोट करता है ये। इसके बाद आ जाते हैं जी आर्टिकल 32 के ऊपर, प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है उनको भी प्रमोट करेंगे, ठीक है, जैसे लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं ना, काउंसलर के, जिला नाजिम के, तहसील नाजिम वगैरह के, तो उसको ये हमारी लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज कहते हैं उसको। द स्टेट शैल इनकरेज लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इम्पोज्ड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी कंपोज्ड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिनके अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे जिला नाजिम है, तहसील नाजिम है, काउंसलर वगैरह है, ये सारे के सारे इलेक्टेड जो हमारी लोकल बॉडीज होती हैं। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन विल बी गिवन टू पीजेंट्स, वर्कर्स एंड वुमेन। वो कहता है कि लेकिन इसमें आपने जो है वो नुमाइंदगी देनी है किनको, पीजेंट्स यानी किसानों को, वर्कर्स को यानी कि मजदूरों को, और खवातीन को भी जो है वो आप इसमें जो है वो आप नुमाइंदगी देंगे, ताकि ये लोग जो है इन्हें आम लोगों के मसाइल का पता है, और इनकी वजह से जो है वो आम लोगों के मसाइल जो है वो ऐवान बाला तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 का कहता है डिस्करेजमेंट ऑफ प्रोक्यूलिज्म एंड सेक्टेरियनिज्म। डिस्करेजमेंट ऑफ प्रोक्यूलिज्म क्या है, इसको असबियत कहते हैं, असबियत, और आसान लफ्ज लिख देता हूँ, इसको तासुब कहते हैं। तासुब का पता लग गया ना, कि ये पंजाबी है, मैं सिंधी हूँ, वो बलोची है, ठीक है, तो जैसे बलोची जो है वो वहां पर मुसलमान, ये जो पंजाबी हैं, इनके आईडी कार्ड वगैरह देखते हैं और उनको कत्ल कर देते हैं, तो इसको ये तासुब है। अब पता नहीं वो बलोची हैं या वो दहशतगर्द हैं, लेकिन पोर्ट्रे ये किया जा रहा है, ठीक है, तो ये मैंने आपको जस्ट एक मिसाल दी, किसी के साथ तासुब करना इसका हरगिज मकसद नहीं है, तो वो भी हमारे भाई हैं। सेक्टेरियनिज्म का क्या मतलब है, सेक्टेरियनिज्म का मतलब है फिरका परस्ती या फिरका वारियत। उसके बाद है द स्टेट शेल डिस्करेज प्रोक्यूलिज्म, रेशियल, ट्राइबल, सेक्टेरियन एंड प्रोविंशियल प्रेजुडिस अमंग द। स्टेट जो है वो डिस्करेज करेगी हर तरह के प्रोकियल यानी तासुब को, चाहे वो रेशल की ये इलाकाई तासुब है, ये जो प्रोकियल होता है ना, ये इलाकाई तासुब होता है। रेशल जो है नस्ल की बेस पे तासुब है, ठीक है, ट्राइबल कबीले की बेस पे, सेक्टेरियन फिरके की बेस पे, या प्रोविंशियल प्रोजुडिसेस हैं, यानी कि ये प्रोविंस से ये दूसरे प्रोविंस से है, मैं इस प्रोविंस से हूँ, ठीक है, ये इंफीरियर है, मैं सुपीरियर हूँ, इस तरह का किसी किस्म का भी जो है वो कोई प्रेजुडिस जो है वो उसको इनकरेज नहीं किया जाता आर्टिकल के अंदर, ठीक है, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 33 जो है उसके रिलेटेड है। उसके बाद आर्टिकल 34 को देखते हैं, फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल लाइफ, कि औरत जो है उसको कौमी धारे के अंदर आपने शामिल करना है, ठीक है, मेन स्ट्रीम में लेके आना है, उसको एजुकेशन दें, उसको जॉब दें, ठीक है, उसको बाकी जिंदगी गुजारने की जो है वो जितनी बाकी चीजें चाहिए वो सारी की सारी उसको तमाम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। तो स्टेप्स शैल बी टेकन टू इंश्योर फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ नेशनल लाइफ, ठीक है, खवातीन की जो है वो जिंदगी के तमाम शोबों के अंदर जो उसकी शमूलियत है उसको इंश्योर किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको इंश्योर करता है। उसके बाद आर्टिकल 35 को देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली मैरिज मदर चाइल्ड, ठीक है जी, फैमिली मैरिज और मदर चाइल्ड वगैरह। द स्टेट शेल प्रोटेक्ट द मैरिज, मैरिज को प्रोटेक्ट करेगा, फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, मदर को प्रोटेक्ट करेगा, चाइल्ड को प्रोटेक्ट करेगा, यानी इन सबकी प्रोटेक्शन के लिए जो स्टेट है वो मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स लेगी। उसके बाद है जी आर्टिकल 36, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। आपके मुल्क में जो माइनॉरिटीज रहती हैं, जो दूसरे रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं, जो तादाद में थोड़े हैं, उनके भी आपने राइट को ख्याल करना है, उनका सेफ गार्ड करना है। द स्टेट शेल सेफ गार्ड the legitimate rights and interest of minorities including their due representation in the federal and provincial services, ठीक है, minorities का ख्याल रखना है, और फेडरल एंड प्रोविंशियल सर्विसेज के अंदर उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, उनकी नुमाइंदगी, उसको भी इंश्योर करना है। फेडरल सर्विस कौन सी है जी, सीएसएस, और प्रोविंशियल सर्विस कौन सी है, पीएमएस। तो इनके अंदर भी उनके लिए आपने क्या करना है, कोटा मेंटेन करना है, जो कि आमतौर पे मौजूद है, सही है। तो ये जो कोटा दिया जाता है बेटा, ये ऐसे नहीं दिया जाता, इसके पीछे क्या है, हमारा आइन मौजूद है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। उसके बाद देखें जी आर्टिकल 37 को देखते हैं, प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, रिमूवल ऑफ सोशल इवल्स। सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है, सोशल इवल्स यानी जो माशरती बुराइयां हैं उनको हमने क्या करना है, खत्म करना है। कैसे खत्म होंगी, लेट्स डिस्कस। ये है जी आर्टिकल 37, बहुत ही आसान है, बहुत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। हमने क्या किया है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को आपके लिए आसान बना दिया। अगर हम अब तक इसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से पढ़ रहे होते तो अभी तक मेरा ख्याल है हार्डली जो है वो हमारे पास कोई 10 आर्टिकल हम पढ़ पाते, और ये कम अज कम जो है वो 20-25 दिन से कम का काम नहीं था।
द स्टेट शेल प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेज आर एरियाज। बैकवर्ड एरियाज हैं या बैकवर्ड क्लासेज हैं, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेज से मुराद ये है कि जैसे हमारी शेड्यूल क्लासेज हैं हिंदुओं की, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं, थरपारकर का इलाका है या और कोई बलूचिस्तान के कोई दूर अफ्तादा इलाके हैं, तो उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए आपने काम करना है। रिमूव इलिटरेसी, इलिटरेसी को खत्म करना है, ठीक है। कंपलसरी जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको आपने इंश्योर करना है। मेक टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन और हायर एजुकेशन जनरली अवेलेबल, हर जगह पे अवेलेबल होनी चाहिए, इसीलिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने देखा एक यूनिवर्सिटी बन रही है। इंश्योर इन एक्सपेंसिव एंड एक्सपीडिटियस एक्सपीडिटियस जस्टिस, एक्सपीडिटियस होता है तेजी वाला, ठीक है, तेज, और इनएक्सपेंसिव सस्ता, सस्ता और फौरी इंसाफ जिसको कहते हैं ना, सस्ता और फौरी इंसाफ। उसके बाद है जी प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमेन वर्क कंडीशन। जस्ट यानी कि इंसाफ पर मबनी, और ह्यूमेन यानी इंसानों के लिए सूटेबल जो है इस टाइप की जो है वर्क कंडीशन होनी चाहिए। ऐसी वर्क कंडीशन ना हो कि जहां पे लोग जो है काम करते करते मर जाएं। चिल्ड्रन एंड वुमेन मस्ट नॉट बी एम्प्लॉयड इन अनसुटेबल वेकेशंस। ऐसे ऐसे एरियाज जहां पे जो जो सूटेबल नहीं है वहां पे खवातीन को, ठीक है, ना लगाया जाए, ठीक है, और बच्चों को भी ना लगाया जाए। जैसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, इस पे आमतौर पे खवातीन को नहीं लगाया जाता, खासतौर पे रात के टाइम जो सिक्योरिटी वगैरह होती है, ठीक है, जहां पर खतरा होता है चोरी चकारी का, वहां पर खवातीन को नहीं लगाया जाता। मस्ट प्रोवाइड मेटर्निटी बेनिफिट्स टू वुमेन, और खवातीन के जो मेटर्निटी बेनिफिट्स हैं, उनकी छुट्टियां हैं वगैरह वगैरह, उनका ख्याल रखा जाएगा। इनेबल द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज थ्रू एजुकेशन, डिफरेंट एरियाज के जो रहने वाले लोग हैं उनको क्या किया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दी जाएगी, कहाँ पे, सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सरकारी इदारों के अंदर, सर्विसेज के अंदर। इसके अलावा क्या होगा जी, प्रिवेंट प्रोपोजिशन गैम्बलिंग, ठीक है, एंड टेकिंग इंजूरियस ड्रग्स। आप क्या करेंगे, प्रोपोजिशन और गैम्बलिंग यानी जुआ रोकेंगे, इंजूरियस ड्रग्स यानी कि लोग जो मंशियात लेते हैं वो रोकेंगे। प्रिंटिंग, पब्लिकेशन, सर्कुलेशन एंड डिस्प्ले ऑफ ऑब्सीन लिटरेचर एंड एडवर्टीजमेंट। ऑब्सीन का मतलब क्या होता है, वल्गर किस्म की चीजें जो है, ना तो लिटरेचर है चाहे वो एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में है, उनकी पब्लिकेशन, उनकी सर्कुलेशन, उनका डिस्प्ले, ये सारी चीजें जो है वो आप कंट्रोल करेंगे, यानी फहाशी को कंट्रोल किया जाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास प्रिवेंट द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लिकर, ठीक है, शराब के ऊपर जो है वो पाबंदी होगी, आप रोकेंगे भी, ठीक है, कानून के जरिए। अदरवाइज लेकिन देन फॉर मेडिकल मेडिकल यूज के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है इन द केस ऑफ नॉन मुस्लिम, ठीक है। तो नॉन मुस्लिम्स जो है वो, उनको भी जो है वो इजाजत दी जा सकती है, लेकिन रिलीजियस पर्पस के लिए मुसलमानों को हरगिज इजाजत नहीं है कि वो लिकर इस्तेमाल कर सकें, सिर्फ मेडिसिनल यूज जो है उसमें, और नॉन मुस्लिम्स के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको इजाजत है। डिसेंट्रलाइज द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज टू फैसिलिटेट एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस। डिसेंट्रलाइज करेंगे भाई चीजों को, जैसे अब पंजाब के अंदर जो है वो उन्होंने साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट बना दिया। पहले जो काम साउथ पंजाब में होते थे, वही जो सॉरी जो सेंट्रल पंजाब लाहौर में होते थे, वही काम जो है वो यहाँ पे साउथ पंजाब में हो जाते हैं। तो इस ये भी जो है वो क्या है, एक तरह का लोगों के कामों को आसान करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ है। उसके बाद आ जाता है जी आर्टिकल नंबर 38। बच्चों आर्टिकल 38 क्या कहता है, लेट्स प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल। लोगों की इकोनॉमिक वेलबींग का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है, सिर्फ उनके ऊपर लॉ इंप्लीमेंट नहीं करना। सिक्योर द वेलबींग ऑफ द पीपल, लोगों की वेलबींग का ख्याल करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे उनका जेंडर क्या है, उनकी कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, रेस क्या है, बाय रेजिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करने की कोशिश करें, ठीक है। उनके लिए उन्हें साफ पानी दें, उन्हें जो है वो सड़कें प्रोवाइड करें, उन्हें उनकी गलियां पक्की करें, उन्हें सीवरेज की अच्छी सहूलतें दें, उन्हें इलाज की सहूलतें दें, स्कूल बनाएं, कॉलेजेस बनाएं, यूनिवर्सिटीज बनाएं। इससे इनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, इंप्रूव होगा। प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर वर्क एंड एडिक्वेट लिवलीहुड विद रीजनेबल रेस्ट एंड लिव, लोगों को काम की जो है वो काम और रोजी कमाने के, लिवलीहुड का क्या क्या मतलब है, काम और रोजी कमाने के जो है वो मौके होने चाहिए, ठीक है, और उनके पास रेस्ट करने का और लेजर टाइम या फ्री टाइम जो है वो भी मौजूद होना चाहिए। ये ना हो कि बेचारे जो है लोग 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, ठीक है, उनको छुट्टी नहीं मिल रही है। तो इसीलिए जो है वो लेबर डिपार्टमेंट जो है उस चीज को इंश्योर करता है कि डेली जो है वो लोग 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करें, लेकिन आमतौर पर इसको फॉलो नहीं किया जाता। उसके बाद क्या है जी, प्रोवाइड फॉर ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन द सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान और अदरवाइज सोशल सिक्योरिटी बाय कंपलसरी सोशल इंश्योरेंस। ये कंपलसरी सोशल इंश्योरेंस होती है, हर बंदे के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। जब आप सरकारी मुलाजिम बनेंगे तो आपका भी सोशल सिक्योरिटी का कार्ड बन जाएगा, आपके अकाउंट से 400-500 रुपया कट जाया करेगा, और उसके बाद आप उसकी बेस पे आपको मुख्तलिफ जो है वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है ये भी गवर्नमेंट ने इंश्योर करना है। देखें अब कि जैसे फूड है, क्लॉथिंग है, हाउसिंग है, एजुकेशन है, मेडिकल रिलीफ है, ये सारे के सारे क्या है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिड्यूस डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब है जी, डिस्पैरिटी कहते हैं दोनों दो
दो चीजों के दरमियान में फर्क को, ठीक है। किसके दरमियान? इनकम अर्निंग्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। जो हमारी इलीट क्लास है, सॉरी हमारी इलीट क्लास है, ठीक है, और हमारी जो है वो लोअर क्लास, इन दोनों के दरमियान जो इनकम का गैप है, तो लोअर क्लास है उसकी इनकम होती है महाना की जनाब 50,000 रुपया, सही है, या 30,000 रुपया। और ये जो हमारी इलीट क्लास है इनके इनकम होती है 1 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन, ठीक है, 1 करोड़ रुपया या 10 लाख रुपया, इस तरह इनकी इनकम होती है। तो इनके दरमियान जो गैप है, इनके दरमियान जो डिस्पैरिटी है, उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। वो कैसे रिड्यूस होगा? जब आप जो लोअर क्लास है इसकी इनकम को इंक्रीज करेंगे, इससे जो है वो गैप रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद है जी एलिमिनेशन ऑफ रिबा, यानी इंटरेस्ट। रिबा कहते हैं इंटरेस्ट को, रिबा अरबी का वर्ड है, इसको क्या कहते हैं? इंटरेस्ट को कहते हैं, ये सूद है। ये कंप्लीटली बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी 2028, यकम जनवरी 2028 से पहले पहले जो है वो आपने क्या करना है? इंटरेस्ट को खत्म करना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि तमाम कन्वेंशनल बैंक्स की जगह अब क्या बन रहे हैं? इस्लामी बैंक बन रहे हैं, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि आपने यकम जनवरी 2028 तक जो है वो तमाम रिबा वाले जो बैंक है, रिबा बेस्ड बैंक है, उसको खत्म करना है। तो ये वाली डेट आपने याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है। पार्टिसिपेट ऑफ पीपल इन आर्म्ड फोर्स, द स्टेट शैल इनेबल पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान टू पार्टिसिपेट इन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं कि स्टेट जो है वो लोगों को इस काबिल बनाएगी, ठीक है, कि वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर से जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खास सूबा, पहले जैसे होता था कि मार्शल रेसिस हैं, कुछ खास इलाके थे, ठीक है, जैसे जैसे अपर पंजाब के इलाके हैं, जेहलम है, चकवाल है, उसके बाद मंडी बहाउद्दीन है, ठीक है, गुजरांवाला है। यहाँ के जो लोग हैं आपको बहुत ज्यादा फौज में नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि इनको मार्शल रेसिस कहा जाता था, मार्शल रेस कहा जाता था, और इनको और क्या किया जाता था? इनको फौज के अंदर जो है वो नहीं रखा जाता था, सॉरी, इनको फौज के अंदर जो है वो प्रायोरिटी पे रखा जाता था। और इसके अलावा जो बाकी बहुत सारे इलाके थे, लाइक कुछ ऐसे प्रोविंस थे, मैं नाम नहीं ले रहा यहाँ पर, उनको जो है वो डिस्करेज किया जाता था। तो अब जो है वो इस तरह की कोई भी चीज नहीं है, खत्म हो गया। ये किस जमाने में था? ये अंग्रेज दौर, ठीक है, ये कब था? अंग्रेज दौर में। लेकिन अब जो है वो इस तरह की किसी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है, ठीक है। अब कोई मार्शल रेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी भी इलाके से लोग जो है वो फौज को ज्वाइन कर सकते हैं। आर्टिकल 40 पढ़ेंगे जी। इसके बाद स्ट्रेंथनिंग टाइज विद मुस्लिम वर्ल्ड, जी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे। द स्टेट शेल इंडीवर टू प्रिजर्व एंड स्ट्रेंथन, उसके बाद है जी फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल होता है बरादराना, फ्रेटर्निटी होती है ना, बरादराना, बरादराना ताल्लुकात जो है वो आप कायम करेंगे अमंग मुस्लिम कंट्रीज के साथ। जैसे कि आजकल जो है वो हो रहा है, इनके आपस में मुआहदे वगैरह हो रहे हैं, डिफेंस एग्रीमेंट हो रहे हैं। आर्टिकल नंबर 41 है प्रेसिडेंट के बारे में, इसको देखते हैं जी। तो आर्टिकल 41 है रिगार्डिंग प्रेसिडेंट। क्या है जिसमें? प्रेसिडेंट शेल बी द हेड ऑफ स्टेट, स्टेट का हेड होगा, एक तो मुस्लिम होगा, 45 साल या उससे ज्यादा उसकी एज होगी, नेशनल असेंबली के लिए भी क्वालिफाइड होगा, ठीक है, यानी नेशनल असेंबली के लिए, यानी एमएनए के लिए जो रिक्वायरमेंट है उस पे भी पूरा उतरता होगा। इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है इसका? इलेक्टोरल कॉलेज से मुराद यह है कि कौन कौन इसको इलेक्ट करेगा। सेनेट है, नेशनल असेंबली है, और 4 प्रोविंशियल असेंबलीज हैं। ये मिलकर क्या करेंगी? इसको वोट देंगी और इसको सिलेक्ट करेंगी। और क्या है जी? इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट शेल बी हेल्ड नॉट अर्लियर देन 60 days, ठीक है, and not later than 30 days before the expiration of the term of the president, ठीक है। टर्म ऑफ द जो प्रेसिडेंट है उससे not earlier than 60 days, सही है, और not later than 30 days। इसका मतलब ये है कि जो, अगर मिसाल के तौर पे अगर टर्म खत्म हो रही है 31 दिसंबर को 2025, ये टर्म जो है वो एक्सपायर हो रही है, अब वो कहता है नॉट अर्लियर देन 60 डेज। तो इसका मतलब ये है नॉट अर्लियर देन 60 डेज के नवंबर और दिसंबर के अंदर जो है, या तो फिर आप इलेक्शन करवा सकते हैं, यानी कि नवंबर टू दिसंबर, या फिर आप जो है वो जनवरी के अंदर, एंड नॉट लेटर देन 30 डेज। हाँ, जनवरी के अंदर, यानी नवंबर और दिसंबर 2025 के अंदर आप या तो इलेक्शन करवाएंगे, ठीक है, इससे पहले नहीं करा सकते, और या फिर जनवरी 2026 में इलेक्शन करवाएंगे, इससे ना इससे पहले करा सकते हैं ना इसके बाद करवा। उसके बाद है जी इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट शेल होल्ड, ये हो गया जी। इफ द इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड विद इन द पीरियड अफॉरसेड बिकॉज ऑफ द नेशनल असेंबली डिसॉल्व, अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई है और ये वाले जो इलेक्शंस हैं इसके नहीं हो सके, जारी बात है नेशनल असेंबली ने तो वोट डालना है, इट शेल बी हेल्ड विद इन 30 days ऑफ द जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन के बाद 30 days के अंदर अंदर जो है वो क्या होगा? ये इसका क्या कहते हैं, इलेक्शन हो जाएगा, किसका? प्रेसिडेंट का। तो ये भी आपने याद रखना है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से, प्रेसिडेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट शेल बी हेल्ड नॉट लेटर देन 30 days फ्रॉम द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी। और अगर किसी और वजह से वैकेंसी खाली हो जाती है, यानी कि डेथ हो जाती है लेट्स सपोज, तो नॉट लेटर देन 30 days, 30 दिन के अंदर अंदर आपने उसको लाजमी दोबारा रिफिल कर लेना है। उसकी वजह क्या है कि जो भी कानून साजी होती है, कानून साज उस पे फाइनली जो है वो असेंट होती है
या अप्रूवल होती है वो किसकी होती है, प्रेसिडेंट की होती है। अगर प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है तो कानून साजी रुक जाएगी, ठीक है, स्टेट का काम मुतासर होगा। इस वजह से कानून साजी के लिए जरूरी है कि फौरी तौर पे एज अर्लीस्ट जो है वो नया प्रेसिडेंट लिया जाए। तो 30 डेज के अंदर अंदर जो है वो नया प्रेसिडेंट जो है वो लाजमी ला के बिठा दिया जाएगा। उसके बाद है जी ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का ओथ कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा? बिफोर एंटरिंग अपॉन द ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल मेक ओथ बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन द फॉर्म ऑफ सेट आउट इन द थर्ड स्केड्यूल। थर्ड स्केड्यूल के अंदर लिखा हुआ है कि ओथ के वर्ड्स क्या होंगे, ओथ कैसे लिया जाएगा, किस किस चीज की जो है वो उसमें कसम कसम खाई जाएगी, ठीक है, ठीक है। ओथ क्या होता है? हल्फ होता है, ठीक है, एक तरह की कसम ही होती है। उसके अंदर वो कसम खाते हैं कि हम जो है वो इन कामों का ख्याल करेंगे। आर्टिकल 43 है जी। इसके बाद हमारे पास कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑफिस, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑफिस। प्रेसिडेंशियल ऑफिस में क्या क्या कंडीशंस जो है इनके ऊपर इंपोज होती हैं? प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अंदर यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कोई नौकरी वगैरह ना कर रहा हो। हाँ, कहीं पे ऑनरेरी वगैरह जो है उसको शायद बनाया जा सकता है, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं कर सकता जहां से उसको कोई पैसे आ रहे हो, कोई प्रॉफिट आ रहा हो। shall not occupy any other position carrying the right of to remuneration for the rendering of services। किसी और जगह नौकरी ना कर रहा हो, कहीं अपनी सर्विसेज वगैरह ना दे रहा हो कि जिसके बदले में उसको पैसे मिल रहे हैं, सही है। यानी कि किसी, अगर वो जैसे आरिफ अलवी था तो वो डॉक्टर था, तो वो किसी हॉस्पिटल के अंदर जाके चेकअप नहीं कर सकता कि वहां से मुझे 4 पैसे मिल जाए। ऐसी ये क्या हो जाएगा? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद है प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली। ना भी ना, और उसके अलावा जो है वो कहता है वो कैंडिडेट भी नहीं होगा, ठीक है ना, ना पार्लियामेंट का यानी नेशनल असेंबली का एमएनए के लिए, ना जो है वो एमपीए के लिए वो कैंडिडेट होगा। आमतौर पर इसलिए जिसने प्रेसिडेंट बनना होता है वो एमएनए एमपीए का इलेक्शन नहीं लड़ता। इफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ प्रोविंशियल असेंबली इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, अगर उसको आपने अगर एमएनए या एमपीए पहले से है वो और उसको आपने प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया, तो जिस दिन वो प्रेसिडेंट बना उस दिन उसकी सीट क्या हो गई? वैकेंट हो गई, ठीक है, वैकेंट हो गई उसकी सीट। फिर वो उसकी सीट पे क्या होगा? दोबारा बाई इलेक्शन होगा, दोबारा इंतखाबात होंगे। आर्टिकल 44 देखते हैं जी। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की जो टर्म कितनी है? 5 साल है, ठीक है। री इलेक्शन जो है वो अलाउड है, यानी कि दूसरी बार भी आ सकता है, मैक्सिमम 2 दफा कंजेकेटिवली, कंजेकेटिवली मैक्सिमम 2 दफा। मिसाल के तौर पे जरदारी जो है वो कब बना था? जरदारी जो है वो 2024 में बना, ठीक है। 2024 से लेके ये कब तक चलेगा? 2029, सही है, 5 साल। इसके बाद 2029 में दोबारा अगर इलेक्शन होता है तो 2029 से लेके कब तक चलेगा? 2034। तो ये हो गई 2 कंजेकेटिव टर्म। इसके बाद ये तीसरी दफा नहीं बन सकता। हाँ, दरमियान में गैप आ जाए तो उसके बाद जो अगले इलेक्शन है उसमें दोबारा बन सकता है। प्रेसिडेंट शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन द ऑफिस। प्रेसिडेंट के पास ये इजाजत होती है कि जब तक नया बंदा नहीं आ जाता तब तक वो अपना ऑफिस होल्ड करता है। Subject to the Constitution, a person holding office as president shall be eligible for re-election to that office। ठीक है, Constitution to a person holding an office के एक पर्सन जो है जो ऑफिस होल्ड कर रहा है वो उसकी एलिजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि वो दोबारा री इलेक्शन के अंदर भी जो है वो आ सके। अ पर्सन होल्डिंग ऑफिस एज ए प्रेसिडेंट शेल बी एलिजिबल, ठीक है, कि वो री इलेक्शन यानी अगले साल, अब ये देखो ना, जरदारी जो है वो इस टाइम के लिए जो है ऑफिस होल्ड कर रहा है, अब अगले साल दोबारा इलेक्शन होने हैं तो वो री इलेक्शन के लिए भी क्या है? एलिजिबल है। उसके बाद क्या है? नो पर्सन शैल होल्ड द ऑफिस फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी कि ये पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, ठीक है। इससे ज्यादा जो है वो फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म तीसरी दफा के लिए नहीं बन सकता। उसके बाद देखें जी, द प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली रिजाइन हिज ऑफिस। अगर उसने रिजाइन करना है तो वो स्पीकर को अपना रिजाइन देगा और अपने घर चला जाएगा। तो ये उसके रिजाइन का तरीकाकार है। आर्टिकल 45 को देखते हैं जी। द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन, पार्डन होता है माफी, रिप्राइव और कम्यूट सेंटेंस, यानी वो सजाएं वगैरह जो माफ कर देता है। प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है कि अगर किसी को सजाए मौत भी हुई हुई है ना तो उसको भी वो माफ कर सकता है। ये प्रेसिडेंट का जो है वो प्रोवोकेटिव है, उसकी पास ये जो है ये पावर मौजूद है। आर्टिकल 45 जो है वो इसको ये दे रहा है आइन का। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? लेट्स सी। द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव और रेस्पाइट एंड द रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट एनी सेंटेंस पास्ड बाय एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी। कि अगर किसी भी अदालत से जो है वो किसी शख्स को कोई सजा हुई है तो क्या कर सकता है? ये उसको उसको माफ कर सकता है। पार्डन, रिप्रीव, कम्यूट सेंटेंसेस का मतलब है माफ कर देना और उस शख्स को जो है वो आजाद करवा सकता है। आर्टिकल 46 क्या कहता है? पीएम मस्ट कीप प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड। पीएम जो भी काम कर रहा है, ठीक है, जो लॉ मेकिंग वगैरह कर रहा है, उससे प्रेसिडेंट को लाजमी इन्फॉर्म रखेगा, उसको ब्रीफ करेगा। द प्राइम मिनिस्टर शेल कीप द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड on all matters of internal and foreign policy and on all legislative proposals of the federal government intends to bring before the parliament। ठीक है, वो जो भी काम कर रहा है जो कि लाइक इंटरनल है या फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है
या लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वो सारे के सारे जो है वो लाजमी उसके नॉलेज में लेके आएगा, उसको इन्फॉर्म करेगा, उसको एतमाद में लेगा कि हम ये काम करने जा रहे हैं। यानी कि बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर कर दे, बल्कि उसको क्या करेगा, एतमाद में लेगा। आर्टिकल 47 देखते हैं भाई। प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड। इम्पीच का मतलब होता है प्रेसिडेंट का मुआखजा कैसे होगा। मुआखजा, अगर आपने देखा है कि जो प्रेसिडेंट है उसने कोई गलत काम किया है, ठीक है, उसने लेट्स सपोज फ्रॉड किया है या उसने करप्शन, अब उसके ऊपर केस चलाना है, तो उस केस को क्या कहा जाता है, उसका मुआखजा कहा जाता है। ठीक है, कि उसका मुआखजा किया जाएगा, इम्पीचमेंट की जाएगी। ये आईनी वर्ड है, इसके लिए यूज होता है, कानूनी वर्ड है। द प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑन ग्राउंड ऑफ द फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी। फिजिकली अगर वो जो है वो माजूर हो जाए या मेंटली जो है वो पागल हो जाए, इस बेस पे जो है, या इम्पीच किया जाए उसको ऑन चार्ज ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ उसने कोई काम किया या कोई उसका मिसकंडक्ट है, मिसकंडक्ट से मुराद है कोई फ्रॉड करप्शन वगैरह है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, उसको रिमूव किया जा सकता है, उसके ऑफिस से उसको हटाया जा सकता है। नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द आइदर हाउसेस। दोनों हाउसेस के अंदर से वन हाफ जो है, 50% लोग जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी करारदाद के हक में वोट देंगे। ठीक है, मे गिव टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली और एज द केस मे बी द चेयरमैन रिटन नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन टू मूव अ रेजोल्यूशन। ठीक है, वो एक रेजोल्यूशन मूव करेंगे, उसको पास करेंगे फॉर द रिमूवल और इम्पीचमेंट, फॉर द रिमूवल ऑफ और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, के उन्होंने उसको रिमूव करना है या उसके खिलाफ केस चलाना है, मुआखजा जो है वो करना है उसका। इफ द नोटिस अंडर क्लॉज 2 इज रिसीव्ड बाय द चेयरमैन, अगर चेयरमैन के पास जो है वो नोटिस आता है तो शेल ट्रांसमिट टू द स्पीकर, तो वो क्या करेंगे, वो स्पीकर को भेज देगा। चेयरमैन से मुराद यहाँ पे क्या, चेयरमैन सेनेट है। ठीक है, वो क्या करेगा, स्पीकर के पास भेज देगा। अगर डायरेक्ट स्पीकर के पास आया, जारी बात, स्पीकर ने खुद ही आगे उसको परसू करना है। स्पीकर शेल विद इन 3 days ऑफ द रिसीट ऑफ द नोटिस अंडर क्लॉज 2 और अंडर क्लॉज 3 सेंड अ कॉपी ऑफ नोटिस टू द ट्रांसमिटेड टू द प्रेसिडेंट, तो वो प्रेसिडेंट को भी उसकी एक कॉपी क्या करेगा, भेज देगा कि भाई आपके खिलाफ ये जो है, ये इस तरह की मौखजे की तहरीक चल रही है या आपके खिलाफ ये करारदाद आ रही है, ताकि तैयार हो जाए वो। उसके बाद है द स्पीकर शेल समन द टू हाउसेस, दोनों हाउसेस को वो बुला लेगा। मीट द ज्वाइंट सिटिंग यानी ज्वाइंट सेशन। टू हाउसेस से मुराद क्या है, सेनेट और नेशनलिस्ट, इन दोनों को बुला लेगा और उसकी बेस पे फैसला करेगा। नॉट अर्लियर देन 7 days, ठीक है, नॉट अर्लियर देन 7 days एंड नॉट लेटर देन 14 days आफ्टर द रिसीट ऑफ द नोटिस बाय, नॉट अर्लियर देन 7 days यानी 7 दिन गुजरने के बाद, ठीक है, एंड नॉट लेटर देन 14 days यानी मिसाल के तौर पे 1 जैन को नोटिस मिला है स्पीकर को असेंबली की तरफ से कि भाई हम इस प्रेसिडेंट से खुश नहीं है, तो वो क्या करेगा, 8 जनवरी से लेके 8 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक वो क्या करेगा, इनका ज्वाइंट सेशन बुलाएगा। पहले 7 दिन छोड़ देगा, 8 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक जो है वो इनका ज्वाइंट सेशन बुलाएगा। not earlier than 7 days and not later than 14 days after the receipt of the notice by him। ठीक है, joint sitting may investigate the cause to be investigated the ground। ठीक है, रीजन फाइंड करेंगे कि ये जो फ्रॉड किया इसने, उसकी जो है वो रीजन क्या, इन्वेस्टिगेट करेंगे उसको। द प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट टू अपीयर एंड बी प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो वहां अपीयर हो और अपनी पोजीशन बताए, और बी रिप्रेजेंटेड का मतलब यह है कि वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव यानी वकील वगैरह को भी भेज सकता है, उसके पास उसको सफाई देने का पूरा जो है वो मौका दिया जाएगा। उसके बाद क्या है जी, 2/3 majority is required to declare the president unfit to hold the office violating the constitution or ग्रॉस मिसकंडक्ट। अगर ये साबित हो जाता है कि वाकई इसने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा है या इसने कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट किया है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो 2/3 majority, ठीक है, 2/3 majority, इसका मतलब ये है कि 66% लोग जो है उस ज्वाइंट सेशन के अंदर, सेनेट और नेशनल असेंबली का मिसाल के तौर पे दोनों को मिला के जो है ये लोग बनते हैं 336 + 96, इसको मिला लें तो जितने भी लोग बनते हैं, तो इसमें से 66% और अबव लोग जो है वो इसके हक में अगर वोट देंगे तो फिर जो है वो प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता, अदरवाइज प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट नहीं हो सकती। उसके बाद है कि आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या कहता है, प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट। प्राइम, ये जो प्रेसिडेंट है ना, ये हमेशा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर ही काम करता है, यानी कि वो कोई बिल वगैरह उसके पास भेजेगा और उसको लाजमी वो ओबे करेगा, उसको ऑनर करेगा। प्रेसिडेंट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर जो है वो क्या करेगा, जो भी उसने नोटिफिकेशन वगैरह निकालना है। मिसाल के तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना है, इसको सीई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सही है, इसके लिए क्या करेगा, पीएम मिसाल के तौर पे उसको एडवाइस भेजता है, किसको, प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, इसकी एडवाइस पे इस पे ऑर्डर कर देगा, ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन कर देगा। विद इन 15 days प्रेसिडेंट में आस्क पीएम टू रिकंसीडर द एडवाइस, या फिर वो क्या करेगा, 15 दिन के अंदर अंदर
सही है। प्रेसिडेंट क्या करेगा, विद इन 15 डेज कहेगा कि इसको दोबारा गौर करो, रिकंसीडर, दोबारा गौर करने का कह देगा। आफ्टर रिकंसिडरेशन, अब दोबारा जो है वो जब गौर करने का कहेगा वो किसके पास चला जाएगा, पीएम के पास चला जाएगा, ठीक है। तो पीएम दोबारा गौर करके उसके पास जो है वो दोबारा भेज देगा, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा। अब इस दफा प्रेसिडेंट के पास कितने दिन है, अब इस दफा प्रेसिडेंट के पास 15 दिन नहीं है बल्कि 10 दिन। अब 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो इस पे साइन करके दोबारा वो भेज देगा। अगर साइन नहीं करता तो वो खुद ब खुद जो है वो कानून बन जाएगा या खुद ब खुद वो ऑर्डर हो जाएगा जो प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया। वेयर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, ही विल अनाउंस द डेट ऑफ इलेक्शन नॉट लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन। अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है, पीएम, ठीक है, कि किसको करता है, प्रेसिडेंट क्या एडवाइस करता है कि टू डिसॉल्व एनए, नेशनल असेंबली, कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दे। तो अगर वो नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर देता है तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको, 90 दिन के अंदर अंदर उसने जो है वो इलेक्शन की डेट देनी है, सही है। तो अगर ये असेंबली डिसॉल्व होती है 1 जनवरी को, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 30 मार्च, इससे पहले पहले जो है वो लाजमी प्रेसिडेंट क्या करेगा, न्यू इलेक्शंस की डेट दे देगा, ठीक है, न्यू इलेक्शन। तो ये बेटा जो है ये सारा इस तरह से चलता है। अब आगे आ जाएंगे, प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ केयर टेकर कैबिनेट। अगर कैबिनेट जो है डिसॉल्व हो गई है तो वो केयर टेकर कैबिनेट बना देगा, ठीक है, केयर टेकर अबूरी गवर्नमेंट होती है जो, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 244, आर्टिकल 244 के तहत या 244 ए के तहत, उसमें भी आप पढ़ेंगे, उसमें सारे का सारा जो है वो लिखा हुआ है कि केयर टेकर कैबिनेट कैसे बनेगी। इफ पीएम वांट्स रिफरेंडम एट एनी इशू, अगर किसी भी इशू के ऊपर उसने कोई रिफरेंडम करवाना है, जैसे मुशर्रफ ने रिफरेंडम करवाया था, तो वो पार्लियामेंट से पूछ के ज्वाइंट सेशन से अप्रूव करवा के वो भी करवा सकता है। और लेकिन रेफरेंडम के लिए जरूरी है कि उसका आंसर जो है वो क्वेश्चन आप ऐसे पूछें कि यस या नो में आंसर होना चाहिए, ठीक है, लंबे चौड़े आंसर नहीं होने चाहिए, या लोग यस को टिक करें या नो को टिक करें। जैसे मुशर्रफ ने कहा था कि क्या आप जो है वो मुझे एज ए प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, तो लोगों ने फिर यस कह दिया था। इस तरह इसको क्या कहते हैं, रेफरेंडम कहते हैं। पार्लियामेंट शेल डिवाइस प्रोसीजर फॉर होल्डिंग रेफरेंडम, रेफरेंडम होल्ड करने के लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, रिजल्ट कैसे अनाउंस होगा, इसके लिए इन्होंने पार्लियामेंट को इंस्ट्रक्ट कर दिया है यहाँ पर कि आप इसके लिए कोई तरीकाकार वजह, इसके लिए कोई प्रोसीजर बनाए, कोई रूल्स बनाए, कोई रेगुलेशंस बनाए। इसके बाद आ जाता है जी आर्टिकल 49, चेयरमैन सेनेट स्पीकर नेशनल असेंबली एक्ट एज प्रेसिडेंट इन एब्सेंस। वो कहता है कि चेयरमैन सेनेट या फिर स्पीकर नेशनल असेंबली वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेगा उसकी एब्सेंस में। सबसे पहला राइट जो है वो चेयरमैन सेनेट का, अगर वो मौजूद नहीं है या वो बीमार है या अवेलेबल नहीं है या कुछ और मामला है, तो फिर दूसरा राइट किसका होगा, स्पीकर का। स्पीकर नेशनल असेंबली की बात हो रही है। इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बिकम्स वैकेंट, रीजन ऑफ द डेथ, उसकी डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन हो जाता है उसका, या रिमूवल हो जाती है प्रेसिडेंट की किसी वजह से, मिसकंडक्ट की वजह से, फ्रॉड की वजह से, या आउट ऑफ कंट्री होता है, तो क्या होता है, चेयरमैन सेनेट जो है वो क्या बन जाएगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं है तो फिर इस चेयरमैन सेनेट इज नॉट अवेलेबल या एबल, बीमार है या है ही नहीं मुल्क में, तो फिर स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली जो है वो क्या होगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट की सीट खाली नहीं रहेगी। आर्टिकल 50 की बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की कंपोजिशन क्या है, पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें आती, बच्चों पार्लियामेंट में आ जाता है एक प्रेसिडेंट, एक नेशनल असेंबली और एक सेनेट। जहां पार्लियामेंट की बात हो रही है तो ध्यान में रखिएगा उसमें ये तीन एलिमेंट कौन कौन से हैं, प्रेसिडेंट है पहला, दूसरा जो है वो नेशनल असेंबली है, तीसरा जो है वो सेनेट है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने टोटल 50 आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं। इससे आगे जो अगला होगा उसमें भी हम 50 आर्टिकल्स, हम कोशिश करेंगे कि एक आध दिन के अंदर अंदर जो है वो इसको कंप्लीट करें, ठीक है। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमने आपके लिए बड़ी कोशिश की है कि इस एक्ट को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को आपके लिए जितना ज्यादा आसान बना सके हम बनाएं। बिकॉज अगर आप इसके जरिए से इसको पढ़ेंगे तो आप जो है वो 2-3 घंटे के अंदर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से पढ़ने में आपको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। तो इस पर्पज के लिए जो है वो हमने क्या किया, इसके ऊपर काफी ज्यादा मेहनत किया और ये इसके नोट्स बना लिए हैं, और ये नोट्स जो है ये मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट एंड इंटरव्यू। अल्लाह हाफिज।